जलने से बचाया है। मैं सलाम करूंगा आप सबको और चाहता हूं कि ये मोहब्बतें इसी तरह बरकरार रहें। मैं 4 मिनटों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं कि आपको वहां तक पहुंचाऊं। सदर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि नाम नहीं आना चाहिए, पर्दे में रह के बात की जाए। सच है सर, हमारा भी मन करता है कि पर्दे में रह के ही बात की जाए, लेकिन पर्दे में रह करके बात तब हुआ करती थी जब सियासत भी पर्दे में रह के जुल्म किया करती थी। अब सियासत भी पर्दे में रह के जुल्म नहीं करती साहब। कैदियों को निकालती है, जीन्स टी शर्ट और जूता पहनाती है और ले जाकर के मार देती है और कोई सवाल तक नहीं कर पाता था। कब तक पर्दे में बात की जाए? अब तो पर्दादारी बड़ी मुश्किल है, लेकिन आपका हुक्म है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पर्दे में रह के बात करूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं। अगर आपका हुक्म पूरा कर पाया हूं तो आपकी भी दुआएं मिले मुझे कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। भोपाल मिनहाज अंसारी, नजीब से लेकर के कतार में मरे हुए 75 से ज्यादा इस देश के लोग। मैं मिसरे पढ़ता हूं, आप पहुंच जाइएगा मेरे इशारे तक तो मुझे दुआएं दीजिएगा कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन आप पहुंचे हैं क्योंकि आपकी समझदारी बड़ी है। मैं सलाम करूंगा उस समझदारी के साथ। मैं पढ़ता हूं, क्या बात है, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब। कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। मेरी आंखों के सामने हजारों हाथ उठे हैं, हाथों में मोबाइल है और उसका फ्लैश चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि नन्हे नन्हे जुगनू चमक रहे हों। ये बड़ा खूबसूरत सा नजारा है। मैं इस नजारे को आंखों में भर लेना चाहता हूँ और 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। सदर मोहतरम साहब ने 2000 की नोट का जिक्र किया, रेजगारी का जिक्र किया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं, पीछे के लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। और पीछे के लोगों से भी गुजारिश है कि कुछ थोड़ा बहुत काम देखने के अलावा सुनने का भी किया करिए। ये काम आप रुखसार के वक्त कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था मुझे, तो आप सुन के भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ और मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। रिंटू भाई, मेरे बहुत प्यारे साथी, अनीस भाई, ये जो मीडिया के दोस्त हैं, जाहिद साहब, उनकी मोहब्बतों में सलाम। मुर्शिद साहब का हुक्म हुआ, सोनू भाई का हुक्म हुआ, मैं आपके बीच हाजिर हूँ। रियाज शरीफ साहब, पहले रियाज में जो शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। पूरा देश कतार में लगा हुआ है। 70 से ज्यादा, आधिकारिक तौर पर 70 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन साहिब जापान में खड़े होकर के कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। मैंने नोटबंदी लागू कर दी तो देश बहुत दुआएं दे रहा है। सही कहा साहब आपने, देश यकीनन बहुत दुआएं दे रहा है। वो दुआओं वाले वीडियो हम लोगों के पास भी आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। साहब एक बार जरा दिल लगा के मुझे
देश कितनी दुआएं दे रहा है, देश यकीनन दुआएं दे रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कतारें लगी हैं। गांव में एक आदमी रोड पर खड़ा था लाइन में, तो उससे उसके जानने वाले ने कहा कि भाई बैंक तो शहर में है, तुम यहाँ क्यों लाइन में लगे हो? तो उसने कहा कि बैंक तो शहर में है लेकिन लाइन गांव तक आ गई है। हालत यह है। एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बच्चे ने झांक के माँ से कहा कि मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो मम्मी ने कहा कि बेटा वो तुम्हारे पिताजी हैं, 6 दिन पहले नोट बदलवाने गए थे, आज बैंक से लौट आए, दाढ़ी बढ़ गई है। ये क्या बात है। लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मेरी आंखों के सामने जो लोग बैठे हैं, मैं इनके मन की बात, इनके दिल की बात 4 मिसरों में पिरोता हूँ कि कौन कहता है कि मन में वतन नहीं रखते। साथ खड़े हैं हम आपके। अगर सच में देश हित में किया गया फैसला होता तो हम साथ खड़े होते आपके। लेकिन साहब देश का ठेका सिर्फ आवाम ने थोड़ी ले रखा है। आप 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहनेंगे और हमसे देश हित में कतार में लगने की उम्मीद करेंगे? नहीं साहब, ये तो नाइंसाफी है साहब। आप 1,14,000 करोड़ रुपए का उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देंगे और हमारे घरों में जो गुल्लकों में 2-4 हजार रखे थे उसे भी बैंक में जमा करवाने की उम्मीद करेंगे। आप हमारे पैसों की जांच तो इनकम टैक्स से करवाएंगे और अपनी पार्टी के सांसद और विधायकों के पैसों की जांच अमित शाह से करवाएंगे। ये तो नाइंसाफी है साहब। ये तो वही हुआ कि जैसे पठानकोट हमले की जांच आपने ISI से करवाई, उसी तरह से आप अपने विधायकों और एमपीओ की जांच जो है वो अमित शाह जी से करवाएंगे। तो उल्टा मामला है साहब। मैं पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आपसे कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। पहुंचाना मेरे इस सच को दिल्ली तक कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं। काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। देखिए यहाँ इस तरफ लोग हैं, जो इस तरफ लोग हैं, ये तो दाद दे रहे हैं। जो पीछे लोग हैं उन्हें लग रहा है कि मैं दाद दूंगा तो पता नहीं मेरी सलाह वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप दुआ देके, आप मोहब्बतें देके, आप तालियां बजा के, आप दाद देके बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। ये वादा करता हूँ आपसे। और आज की रात आपकी है, हम आपके हैं। आप जितनी देर चाहेंगे इंशाल्लाह सुनाया जाएगा, आपसे रूबरू रहा जाएगा। इस शहर की मोहब्बतों को सलाम। रांची से लेकर के यहाँ तक जो इस्तकबाल किया है इस शहर में, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं जमशेदपुर में खड़ा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं यश भारती लेकर के लखनऊ से लौटा था तो मेरे शहर ने जिस तरह से मोहब्बत दी थी उससे कहीं बढ़कर के जमशेदपुर ने मुझे मोहब्बत दी है। मैं सलाम करता हूँ मोहब्बत का। बड़ी तादाद में हमारे बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। ये बहुत एक अच्छा साइन है। मुझे खुशी होती है जब किसी मुशायरे की महफिल में मुहज्जब तरीके से पर्दे में हमारी औरतें भी बैठ करके देश दुनिया के हालात पर तबसरा करती हैं, उन पर गुफ्तगू करती हैं, उन्हें सुनती हैं। ये अच्छा साइन है। मैं पढ़ता हूँ साहब और दुआएं मांगता हूँ कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोट
गरीबी से डराओ ना हमें, हम वो है। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। चार दूसरे और पढ़ता हूं साहब, मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो सिंबल हजरत पिछले 2-2.5 साल में इस देश की सियासत में जो सिंबल बनाए गए, कुछ नाम उछाल दिए गए, कुछ चीजों के नाम उछाल दिए गए और अवाम को पोलराइज कर दिया गया, अवाम को भड़का दिया गया। मैं उन्हीं सिंबलों से 4 दूसरे बनाता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि चाहे चाहे करते जो खड़े हैं आप सबकी भी शिरकत हो। आज की इस रात को ऐतिहासिक बना दीजिए, तारीखी बना दीजिए। इंशाल्लाह कई सालों तक जमशेदपुर का ये मुशायरा हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम उर्दू बोलने वाले और सुनने वाले याद रखेंगे। इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूंगा, बस उसमें थोड़ा सा आपकी भी शिरकत हो, क्योंकि आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेगी तो इंशाल्लाह मैं और जुड़ के सुना सकूंगा। पढ़ता हूं साहब कि चाहे चाहे करते थे, गाए गाए करते हैं, चाहे चाहे करते थे। भाइयों बहनों, मुझको गोली मार देना, दलित भाइयों को कुछ मत करना। मिसरा पढ़ता हूं साहब कि चाहे चाहे करते थे, गाए गाए करते हैं, चाहे चाहे करते थे। मीडिया के दोस्त भी मजा लें मिसरों का कि चाहे चाहे करते थे, गाए गाए करते हैं, जागे हैं दलित जब से, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। और 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, 3 साल बाकी है। मेरा दोस्त कमल पांडे बैठा है, शंकर साहब बैठे हैं। हिंदी कविता में यह कहा जाता है कि कवि की जुबान पे सरस्वती होती है, कवि की जिह्वा पे सरस्वती होती है। उर्दू अदब भी ये मानता है कि शायर की जुबान में कोई और ताकत बोलती है। मैं 4 ये जो मिसरे पढ़ रहा हूं, इसके आखिरी 2 मिसरे दुआ के हैं और मुझे लगता है कि मेरी दुआ जरूर कबूल होगी, क्योंकि एक शायर के दिल से निकली जुबान है। मैं पढ़ता हूं ना, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, दिल्ली भी ये कह देगी, दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, चाहे चाहे करते थे, गाए गाए करते हैं, जागे हैं दलित जब से। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। हालत ये है साहब कि मैंने कहा कि 15 से ज्यादा अमिटमेंट हो चुके, आम आदमी कतारों में खड़ा है, आम आदमी मर रहा है, आम आदमी परेशान है। 1,24,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है पिछले 20-25 दिन में।
लेकिन सब चुप है साहब। मीडिया भी कैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ जो पत्रकार साथी बैठे हैं, मैं उन्हें सलाम करूंगा। आप छोटे छोटे शहरों में रहने वाले अपनी साइकिल से, अपनी मोटरसाइकिल से, अपना स्कूटर लेकर के, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की नींव में अपना लहू और अपना पसीना डाल के उसे मजबूत कर रहे हैं। वरना हम तो पत्रकारिता का ऐसा चेहरा देख रहे हैं कि 100 करोड़ की फिरौती मांग करके तिहाड़ से लौटे हुए पत्रकार वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के बताते हैं कि किसका डीएनए सही है और किसका डीएनए खराब। हालत क्या हो गई, ऐसी मैनिपुलेट खबरें चल रही साहब कि एक जनसभा में एक रिपोर्टर ने एक बच्चे की तरफ माइक घुसा के कहा कि देखिए बच्चों पर कितना असर है साहिब का। 3 साल का बच्चा है लेकिन बहुत देर से मोदी 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 कर रहा है। इतने में उसकी माँ बोली चुप नास पीते, ये मोदी मोदी नहीं बल्कि गोदी गोदी कर रहा है। ये हालत हो गई है साहब। किस तरह मैनिपुलेट करके खबरें हमारे आपके सामने आ रही हैं। ऐसे में जरूरत है कि जो सच्चे पत्रकार हैं, ऐसे में जरूरत है कि जो सच्चे कलम के सिपाही हैं, वो चाहे नीचे बैठ करके कलम घिसने वाले लोग हों या डाइस पर बैठ करके कलम घिस करके उसे जुबान दे करके दुनिया के सामने बोलने की हिम्मत करने वाले लोग हैं, दोनों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं क्योंकि इन्हें साथ आना पड़ेगा। और जिम्मेदारियां इसलिए भी बढ़ जाती हैं कलम के पुजारियों, क्योंकि मुझे छोटी सी बात याद आती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े हिंदी के कवि, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता था, रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब हमेशा उसे सहारा देगा। आज जरूरत आन पड़ी है साहब कि हम उसे सहारा दें, हम उसे सही रास्ते पे ले आए। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूं। मैं आज डाइस पर खड़ा हूं, लेकिन कल मैं बिजनौर के मुशायरे में था, हजारों किलोमीटर का सफर करके आया। मैं डाइस पे था कि एबीपी न्यूज के वेब पोर्टल पर खबरें आ गई कि कल ही के दिन नागतौरा या समथिंग ऐसे कश्मीर में कोई जगह थी, 7 जवान हमने फिर खोए। 2 अफसर थे उसमें सेना के और 5 जवान। जिस दिन से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उस दिन से अब तक हमने 26 जवान खोए हैं। 26 जवान, आंकड़ा नोट करें। जब यह कह दिया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई, बंकर तबाह कर दिए गए, अब किसी को एंट्री लेनी होगी तो हमसे पूछ के ली जाएगी। होर्डिंग्स छप गई, चिपक गई पूरे हिंदुस्तान में क्रेडिट लेने वाली। लेकिन मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक की क्रेडिट तो ले रहे हैं, लेकिन 29 जवानों को लेकर के जो पिछले 3 महीने से वायुसेना का विमान लापता है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन बोलेगा उनके बारे में? वो भी तो किसी के बेटे हैं, वो भी तो इसी मुल्क के रहने वाले हैं, वो भी तो सरहदों पर खड़े होकर के अपनी जान की बाजी लगा करके मुल्क की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन उन पर तो बात नहीं करना चाहते आप। 19 जवान हमने उरी में शहीद किए। मैं सलाम करूंगा इन जवानों को जिन्होंने अपनी लाशों पर हिंदुस्तान की नींव को मजबूत कर रखा है। मैं चाहता हूं कि इन तमाम जवानों के लिए, उनके एहतराम में, उनकी शहादत के एहतराम में आप सबकी तालियां एक बार बजें और उनकी रूह जहां भी हो वहां तक पहुंचे। लेकिन जो मेरा गुस्सा बोल रहा है, जो सियासत के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। मेरा गुस्सा अगर आपके भी दिल का गुस्सा हो तो इस गुस्से को पहुंचा देना अपने ऐसी कमरे में सोए हुए सियासतदानों तक। इमरान बोलता है मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं
कि मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। भीड़ जब ज्यादा हो जाती है तो ऐसे ही मसले पेश आते हैं, उन्हें इस तरफ कर ले। तो जो दूसरे वाले भाई साहब हैं जो दूसरे पे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे, उसे पड़ोसी मुल्क मान ले रहे थे विद इन मिनट, उन्हें इस तरफ कर दीजिए। और बीच में जो कुछ जिम्मेदार लोग हैं वो जगह जगह रहे, मौजूद रहे, ताकि सर्जिकल स्ट्राइक ना होने पाए। मैं पढ़ता हूँ, आप ताली बजाएं, एक बार उधर मत देखें, मैं सीधे कोशिश करता हूँ। तो भीड़ होगी तो इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं तो होती रहती हैं सेनोरिटा, तो ये तो होता ही रहेगा। समझ गया सब? शुरू करूं उधर के दिलों के मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। और सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। मैं इसके दोस्तों की भी दुआएं मांगता हूं कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। हर दिन ये जो जवान शहीद हो रहे हैं, आप इल्जाम लगाने से अच्छा फिर तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, आपका हुक्म है, आपका हुक्म सराखों पर। आपका डर वैसा ही है जैसे मलकुल मौत का डर हो, तो इसे तो पूरा करना है साहब, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ये जमशेदपुर है सदर साहब, यहाँ के लोग थोड़ी देर से चीजों को समझते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो एतराफ भी बहुत जल्दी करते हैं। तो जमशेदपुर के डॉक्टर साहब दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे। एक दिन उनके पास एक मरीज अपने भाई को लेके पहुंचा, तो भाई ने कहा कि ये मेरा भाई है, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए पैर नीला पड़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने गौर से देख के कहा कि भाई तो जहर फैल गया पूरे पैर में, इसका पैर काटना पड़ेगा वरना आदमी मर जाएगा। दोनों डर गए। भाई ने कहा कि डॉक्टर साहब ठीक जल्दी से पैर ही काट दीजिए, कम से कम जान बच जाए। डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में ले गए, आनंद फानंद में पैर काट दिया। दूसरे दिन मरीज भी वापस आया, उसके भाई ने कहा डॉक्टर साहब आपने कैसे इलाज किया, आपने पैर भी काट दिया, लेकिन देखिए जहर तो मुसलसल फैलता जा रहा है, नीला पड़ गया है पूरा पैर। डॉक्टर साहब फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए और निकल करके बोले, ओह कल मैं समझ नहीं पाया था, इनको जहर नहीं फैल रहा है, इनकी तो लुंगी कलर छोड़ रही है। ये हालत है साहब, बड़ी देर से समझते हैं मोहब्बतों को, लेकिन समझते हैं तो एतराफ भी करते हैं। मैं सलाम करूंगा, और बुजुर्ग तो अल्हम्दुलिल्लाह बदन से भाव उठ रही है शंकर साहब के। हालत यह है कि कई बुजुर्ग सच में सामने बैठे हुए बुजुर्ग चश्मे साफ कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने भी गौर से देखा था, सदर साहब वाली भाव तो इन्हीं वाली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शंकर है, जहर पीते हैं तो भाव तो निकलेगी ही साहब। अच्छा शंकर उस माइक पर हो, पार्वती इस माइक पर हो, तो हमारा आपका काम ही क्या है? ये तो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को भी सलाम। और जमशेदपुर के जवान तो जवान हैं, जो भूतपूर्व नौजवान हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह और ये अनूठे हैं। मैं रांची पार होकर के जब पहुंचा जमशेदपुर की सरहद में, तो मैंने देखा 3 बुजुर्ग खड़े हैं, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत नूरानियत वाला चेहरा, बड़े प्यारे प्यारे। उधर सामने से रुखसार गाड़ी से उतर के आगे बढ़ी, तो एक बुजुर्ग ने उन्हें गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह। दूसरे बुजुर्ग ने और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह। लेकिन ये जमशेदपुर है साहब, तीसरा तो कमाल का ही था। तीसरे ने बहुत गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। ये तो इंशाअल्लाह है साहब, ये कमाल है, ये इंशाअल्लाह
एक बार जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल करें। वाह वाह। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। अच्छा, बुजुर्ग भी कमाल है। हजरत शेर पढ़ रहे थे, इतना संजीदा शेर पढ़ा, उधर से आवाज आई नारे तकबीर। मतलब कब कहां क्या करना है नौजवानों को कुछ पता ही नहीं। कमाल है साहब। वो एक लड़के ने, वो आदरणीय मोदी जी को बहुत प्यार करता था, उनका भक्त था, तो एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, फेसबुक पर मेरी 15 फेक आईडी है, 15 आईडी बना रखी है मैंने। तो पिताजी ने कहा कि अरे 15 आईडी की क्या जरूरत है? तो उसने कहा कि जब मोदी जी के खिलाफ कोई फेसबुक पर पोस्ट लिखता है तो मैं अलग अलग आईडी से उसे गरियाता हूँ। तो बाप ने कहा ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो बेटे ने कहा कि वो जो कोमल नाम की लड़की को आप 2 महीने से रेस्टोरेंट में डाल रहे हैं वो मैं ही हूँ। ये है साहब, यहाँ इस शहर का ये तेवर है। मैं इस तेवर पर सलाम करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। बस थोड़ा सा इधर के भी लोगों की शिरकत है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। बलदेव जी यहाँ मौजूद हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा साइन है। जब किसी सरदार को किसी मुशायरे में बैठा देखता हूं तो ऐसा लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी कोई आया हुआ है। इनकी मौजूदगी को सलाम। और साहब क्या फैसला मोदी जी ले आए, उस फैसले का असर ये हुआ है कि वो सरदार जी, अच्छा उधर भी है, मतलब 1.25 लाख इधर है, 1.25 लाख उधर है। एक बार जोरदार ताली बजाएं सबकी मौजूदगी के लिए। मैं सलाम करूंगा नोटबंदी के पहले सलाम, जिन मनमोहन सिंह साहब ने 10 साल तक आवाज नहीं निकाली, नोटबंदी के फैसले ने ये हाल कर दिया कि वो संसद में मुसलसल 10 मिनट तक बोलते रहे। और वो नरेंद्र मोदी जी ने चुप न होने का तरीका हासिल है, वो संसद में सर झुकाए बैठे रहे। ये बदलाव आया है साहब इस फैसले से। मैं अच्छा कैसे कैसे भक्त निकल के आए, आप कतार में खड़े हैं और वो आके आपको ज्ञान बांट रहे हैं। देश हित में लाइन में लगे रहिए। अगर देश हित में सेना का जवान लाइन में खड़ा रह सकता है, सरहद पर कई दिन माइनस डिग्री टेम्परेचर में खड़ा रह सकता है, तो आप बैंक की कतार में क्यों नहीं लगे रह सकते? जमशेदपुर का एक आदमी साहब पहलवान टाइप का सरदार आदमी था। जल्दी चीजें समझ में आती नहीं, जब आती हैं तो समझ में आती हैं। वह सरदार जी अमरूद खरीदने गए सर, तो अमरूद जैसे ही खरीदा उन्होंने खाया तो उसमें कीड़ा दिखा। उन्होंने पलट के दुकान वाले के पास गए, वाहियात अमरूद दिया, इसमें से कीड़ा निकल आया, वापस करो। उसने कहा आपकी किस्मत है साहब कि अभी सिर्फ कीड़ा निकला है, एक आदमी ने खरीदा था इसमें से मोटरसाइकिल निकल आई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर 2 किलो और पैक कर दो। तो ये हाल है साहब। वो भी लाइन में खड़े थे सरदार जी। जब भक्त ने कहा कि देश हित में लाइन में नहीं खड़े रह सकते, तो सरदार जी मिलिट्री से रिटायर्ड आदमी तक पलटे और बल भर कूटा, 20 लात मारा। जब पिटाई कर दी तो वो आदमी बोला अरे सरदार जी ये क्या कर रहे हैं आप हिंसा पे क्यों उतारू हो गए? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं सेना से रिटायर हूं, अगर देश हित में सेना का एक जवान अपने सीने पे गोली खा सकता है तो तुम देश हित में 10-20 लाख भी नहीं खा सकते, खाना पड़ेगा तुम। ये हालत हो गई है साहब। और देश हित का ठेका सिर्फ अवाम ने नहीं ले रखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कहता हूं जमशेदपुर वालों कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपके फैसले के साथ खड़े हैं। अगर कालाधन सच में आप निकालना चाहते हैं, लेकिन देश हित का ठेका सिर्फ अवाम का थोड़े ही है, कुर्बानी सिर्फ हम थोड़े ही देंगे। अगर आप ये तर्क देते हैं कि देश हित में सेना का जवान सरहद पर माइनस डिग्री टेम्परेचर में खड़ा रहता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 3 घंटे के 3 भाषण में आपको 3 कपड़ा बदलना पड़ा? जब देश हित में सेना का जवान कई दिन एक वर्दी में खड़ा रह सकता है, तो देश हित में आप एक कपड़े में भाषण भी तो दे सकते थे। आप 3 कपड़े क्यों बदल रहे हैं? देश हित का ठेका सिर्फ आवाम ने थोड़ी में रखा है। बाबा रामदेव बोल रहे हैं कि जो नोटबंदी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। मैं तो बाबा जी से कहता हूं कि बाबा जी 10 दिन के लिए पतंजलि के सारे प्रोडक्ट फ्री कर दीजिए देश हित में, तब हम भी मान जाएंगे कि आपके दिल में देश हित है, वरना तो आप चूरन बेच ही रहे हैं साहब। मैं पढ़ रहा हूं कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर
और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। और मैं 4 दूसरे पढ़ रहा हूं साहब कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। अगले काफिये की दाद चाहिए, हिम्मत की तो चाहिए ही चाहिए, काफिये की भी दाद चाहिए कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, अब बदल देना तालियों में इस मेरे मिस्र को कि गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर लंगूरों को भेजो ना। 4 मिसरा पढ़ता हूं साहब कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। कहां वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे, सही बात है भाइयों बहनों, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? साहब एक पढ़ी लिखी बात सुनना, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 500 की नोट बंद हो गई, 1000 की बंद हो गई, लेकिन 500 की नोट से डीजल बिक सकता है, 500 की नोट से पेट्रोल मिल सकता है, लेकिन 500 की नोट से सब्जी नहीं मिल सकती, दूध नहीं मिल सकता, अनाज नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज किसान का है, वो नहीं बिक सकता था। समझिए पीछे की इस मंशा को, समझिए इस बहुत बड़े घोटाले को। बिहार में न जाने कितने करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है नोटबंदी से महज 2 या 3 दिन पहले। समझिए बात को, हम आप महज 2000 रुपए के लिए कतार में सुबह से शाम तक खड़े रह सकते हैं, लेकिन कर्नाटका में जनार्दन रेड्डी साहब 500 करोड़ रुपए की अपनी बेटी की शादी करते हैं। कहां से आ रहा है पैसा साहब? वो आपकी पार्टी के हैं, उनसे सवाल करिए आदरणीय मोदी जी, तब तो हम मानेंगे आपकी मंशा अच्छी है। आपकी मंशा अच्छी हो तो इस देश का एक एक शख्स आपके साथ खड़ा होगा। अगर आप सच में काला धन बंद करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं साहब कि इसके पीछे की मंशा ये है कि देश कतार में लगा था। आपने विजय माल्या समेत इस देश के 12 डिफाल्टरों को जो वसूली करने का जो प्राइम आइडिया होता है उससे निकाल करके उनके लोन को कब साइलेंट मोड में डाल दिया, देश को पता भी नहीं चला। 6200 करोड़ रुपए का कर्ज साइलेंट मोड में चला गया, यानी कि वसूल पाने की प्रायोरिटी नहीं रही। हम कैसे मान लें साहब कि आपकी मंशा अच्छी है? सच्चाई तो यह है कि आप हमारी मां के पल्लू के पैसे, आप हमारे बच्चों के गुल्लकों के पैसों से इस देश के उद्योगपतियों को कर्जा देना चाहते हैं, जिन्हें वापस भी नहीं लेंगे आप। मैं जानता हूं साहब, यही वजह है कि एसबीआई ने अडानी को 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा पिछले दिनों सैंक्शन किया है, लोन सैंक्शन किया है। आंखें खोलिए, आप भी खोलिए और भक्तों से गुजारिश है कि वो भी आंख खोलें, क्योंकि बहुत चालाक शिकारी है। शिकारी ऐसा है कि अपनी मां तक को लाइन में लगा देता है 4500 रुपया निकालने के लिए। आप समझिए कि किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। हद तो यह है कि जिस दिन माता जी 4500 निकाल के आती है, उसी दिन से शाम से 4500 से लिमिट 2000 हो जाती है।
आपकी माता जी निकाले तो 4500 निकलेगा, हमारी अम्मी निकाले तो 2000 निकलेगा। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है साहब। और मैंने उनसे शेर कहा कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर। आप भी इतनी जल्दी उत्तेजित क्यों हो जाते हैं, मतलब एकदम से रिएक्ट करने लगते हो, किनारे हो जाएंगे कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए या अमाल न कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का कोई इस्तेमाल न कर, माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। कहाँ वादा कहाँ बातें में 15 लाख आएंगे, कहाँ सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला, कहाँ सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला। कि भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए। देश परेशान है, लोग मर रहे हैं, लेकिन याद करिएगा कुछ चेहरे ऐसे खामोश हैं जो है ही नहीं दुनिया में, जो ठेका लिए घूमते थे साहब। इमरान मिश्र पढ़ता है कि भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए, आरएसएस के राज दुलारे कहाँ गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा कोई, बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। एक मुबारकबाद देता हूं जमशेदपुर वालों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को। अच्छा, माला पहनाएंगे क्या? अब ये सिलसिला हो, मैं आपसे बाद में पहन लूंगा, मैं खुद आगे पहन लूंगा, क्योंकि वो आए थे आगे तो मैं मना नहीं कर सका। लेकिन अब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, बाकी सारे लोग माला का कार्यक्रम देखते रहेंगे भी अच्छा नहीं लगता। मैंने बात कर ली है मुर्शिद भाई से, अगली बार ये मुशायरा 2 दिन होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी, एक दिन सिर्फ मुशायरा होगा, तो इंशाल्लाह ऐसा होगा। मुर्शिद साहब कहाँ हैं भाई? मुर्शिद साहब गए तो क्या? मुर्शिद भाई आगे आए, कहाँ? आप तो मंच के आदमी हैं, आप वहाँ कहाँ सरपंच की तरह बैठे? आइए घर आइए, इतनी मेहनत करी आपने, मतलब रात के 2:30 बजे 3 बजे मुझे फोन करके, इमरान भाई कब पहुंच रहे हैं, कितने बजे पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा खुदा के बंदे, तो अल्लाह का करम है कि मेरी शादी नहीं हुई, नहीं मैं क्या बताता कि मैं क्या कर रहा हूँ, रात परेशान कर रहा हूँ। लेकिन इनकी मोहब्बत तो सब बहुत प्यारे दोस्त हैं ये, और बंगाल से लेकर बिहार कहीं भी मुशायरा हो, मुर्शिद साहब का चेहरा मुझे वहां नजर आ जाता है। खबर लगती है कि इमरान आए हैं तो ये कह देते हैं कि इमरान भाई हम भी पहुंच रहे हैं। इनका फेसबुक के इनबॉक्स में मैसेज पड़ा रहता है, मैं इनकी मोहब्बत को भी मैं पढ़ता हूँ साहब सोनू भाई की मेहनतें, इनका इस्तकबाल, इनका प्यार। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। जमशेदपुर वालों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद। इस साल की आईएएस टॉपर, आईएएस टॉप करने वाली टीना डबी, और सेकंड टॉपर अतुल शफी साहब मोहब्बत में शादी करने जा रहे हैं। दोनों को मुबारकबाद। नफरतों के इस माहौल में मोहब्बत के जो फूल खिलने जा रहे हैं, मोहब्बत का जो चिराग जलने जा रहा है, मैं उसे सलाम करूंगा। लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। ये मुबारकबाद की तो मुझे एक नाम याद आ गया। देश की संसद में खड़े होकर के हमारे देश के एक जिम्मेदार पढ़े लिखे सांसद महोदय कहते हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे एक रोड थी, वो बदल दी गई। देश चुप रहा, लोग चुप रहे। हमारी निशानियों से तकलीफ है, हमारी इमारतों से तकलीफ है, हमारे स्मारकों से तकलीफ है। आखिर इतनी नफरतें कहां से लाते हैं आप? खत्म करिए इन नफरतों को।
क्योंकि ये इमारतें तो वो इमारतें हैं जो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी इस देश की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रही है मैं बताता हूं। ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.29 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो देश के राजस्व में जाकर के मुल्क की तरक्की में हाथ बटाता है। इस देश में कुतुब मीनार को देखने के लिए एक साल में 19.39 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो देश की तरक्की में कहीं ना कहीं लगता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 14 करोड़ रुपए का तकरीबन टिकट बिकता है और मुल्क की तरक्की में योगदान देता है। ये इमारतें सैकड़ों साल बाद भी इतना योगदान दे रही हैं, सहयोग कर रही हैं देश की तरक्की में, राजस्व दे रही हैं। लेकिन आप हैं कि हमारी निशानियां बदल देना चाहते हैं, हमारे नाम बदल देना चाहते हैं।